स्वागत है करियर कंसल्टेंसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज रीजनिंग के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन की शुरुआत की जाए और इस सेक्शन से जो एग्ज़ाम है कंपटीशन के, उसमें क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है रीजनिंग का। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, पासा का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इस पर बात किया जाएगा। पासा होता क्या है, इस पर बात किया जाएगा। सामान्य पासा क्या है, मानक पासा क्या है, बंद पासा कैसे कार्य करता है, उस पर कैसे क्वेश्चंस आते हैं। बंद पासे को हम प्रसार देते हैं, उसका खुला रूप कैसे होता है। अपोजिट सरफेस या विपरीत सतह क्या होती है, विस्तार से हम बात करेंगे और 2-3 लेक्चर में हम कोशिश ये करेंगे कि पासा से संबंधित जितने भी कंटेंट है वो कवर हो जाएं, जिससे आने वाले एग्जाम में यदि इससे कहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कहीं भी गलती की संभावना ना रह जाए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और सामान्यतः डरते हैं लोग पासा से कि कैसे इसको पढ़ा जाए, कैसे इसको समझा जाए, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से और सरल भाषा में हम इसको समझेंगे। और ये गारंटी है कि यदि एक बार इस वीडियो को जो पासा से संबंधित होगा, 2 लेक्चर, 3 लेक्चर, 4 लेक्चर जो भी होगा, यदि सारे वीडियो को आप बिना स्किप किए ध्यान से पढ़ लेंगे और पढ़ने के साथ साथ आप जरूर अपनी कॉपी और पेन साथ में रखिएगा, और जब एक बार आप पढ़ लेंगे तो फिर उम्मीद करते हैं कि अब आपसे पासा के क्वेश्चन कभी गलत होने वाले नहीं होंगे, क्योंकि इतने टाइप से हम क्वेश्चन यहाँ कवर करने चल रहे हैं कि आने वाले एग्जाम में जिस भी प्रकार से क्वेश्चन पासा से पूछे जाएंगे वो आपका इसमें कवर हो जाएगा। तो पासा होता क्या है, यही से शुरुआत करते हैं। तो चलिए बात किया जाए, यहाँ डाइस या पासा ये है क्या। तो देखा जाए इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें हम पहले जान लें। जो पासा होता है ये त्रिविमीय आकृति होती है, ये त्रिविमीय संरचना होती है। 3 डायमेंशनल ये फिगर होता है या त्रिविमीय आकृति होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और एक आध बार क्वेश्चन आया भी है कि पासा क्या है या कैसी आकृति है। तो पासा त्रिविमीय आकृति होती है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। पासा कैसी आकृति होती है, ये त्रिविमीय आकृति होती है, त्रिविमीय आकृति होती है, ठीक है ना। यह संरचना होती है 3 डायमेंशनल होती है। ये आप देखिएगा इस पासा की एक 3 डायमेंशनल संरचना को यहाँ दिखाया गया है, ठीक है ना। अभी और हम इस पर क्लियर बात करेंगे, पहले इसकी बेसिक जो है विशेषता जान लें। तो ये त्रिविमीय संरचना होती है। उसके बाद में जो पासा होता है इसमें 6 सतह होते हैं या 6 फलक होते हैं या 6 सरफेस कह सकते हैं। 6 सरफेस कह सकते हैं, 6 फलक होते हैं या 6 सतह होते हैं या 6 फलक होते हैं या सरफेस हो सकते हैं। दूसरी चीजें, तीसरा इसका जो खास विशेषता है कि इसकी सभी सतह बराबर होंगे। इसके सभी सतह बराबर होंगे, सभी सतह बराबर होंगे अर्थात लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों बराबर होते हैं। पासा की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों सतह के बराबर होते हैं। अब तीनों सतह के बराबर यदि होते हैं तो आप ये जो पासा है इसको आप घन का स्वरूप भी कह सकते हैं कि पासा की संरचना और घन की संरचना लगभग एक जैसी होती है, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होता है, ठीक है ना। क्योंकि घन में भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है, पासा में भी वैसी होती है। उसमें भी 6 फलक हैं, इसमें भी 6 फलक हैं या 6 सतह होते हैं। फलक कह लीजिए, सतह कह लीजिए, सरफेस कह लीजिए, बातें कही है।
तो ये इसकी बेसिक चीजें होती हैं। त्रिविमीय संरचना है। अब देखियो 6 फलक में हो सकता है जब हम बोर्ड पर पढ़ते हैं तो आपको क्षैतिज सतह ना दिखाई पड़े, क्योंकि जब क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, पासा से संबंधित आकृतियां हमारे सामने दी जाएंगी, तो वो उसके केवल 3 सतह हम आप देख पाएंगे, क्योंकि पेपर पर हम 3 डायमेंशनल फिगर नहीं बना सकते हैं ना। तो पेपर पर जब भी आकृति बना करके हमसे दी जाएगी तो केवल और केवल 3 सतहों को हम देख पाएंगे। 3 जो है हमें सामने होंगे और 3 छुपे हुए होंगे, हाइड होंगे, ठीक है ना। अब देखो एक डायमेंशन बनाने की कोशिश की गई है, ये 3 डायमेंशन है। अब जैसे इसमें एक सरफेस की हम बात कर लें तो आप इसको नंबर दे दें, तो ये पहला सरफेस ये हो गया, दूसरा सरफेस ये हो गया, तीसरा सरफेस ये हो गया, चौथा ये हो गया और 5वां सरफेस ये हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि छठा सरफेस कहाँ है। तो अब आप थोड़ा सा यदि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करिएगा तो ये 1 और 3 ये आमने सामने, जैसे मेरे हाथों को आप देखिएगा तो ये संरचना हो गई, जैसे 1 और 3। उसके बाद में एक ये हो गया, 4 और 2 हो गया, और फ्रंट पर हमने 5 को दिखाया है, तो फ्रंट का भी तो एक बैक होगा ना, फ्रंट का भी एक बैक होगा। तो इस तरीके से अब चूंकि फ्रंट जब आप देख रहे हैं तो बैक वाला तो दिखेगा नहीं, बैक वाला नहीं दिखेगा, वो हिडन होगा, ठीक है ना। तो हम जब 3 डायमेंशनल को मान लिया जाए, हम इसको दिखा दें थोड़ा सा और, यदि इसको मूव करते हैं तो शायद हो सकता है क्षैतिज जो है सरफेस 3 डायमेंशनल में दिख सके, लेकिन क्वेश्चन जब हम बनाएंगे तो वहां 3 डायमेंशन वाला नहीं हम आकृति बना सकते हैं। तो आप कल्पना करिए कि 5 के जस्ट पीछे, जैसे 1 के सामने 3 हो गया, 4 के सामने 2 हो गया, और 5 के पीछे 5वां जो फलक है इसके जस्ट पीछे एक फलक है, तो कुल मिलाकर के ये 6 फलक आपके हो जाएंगे, ठीक है ना। तो पासा सामान्य रूप से आप कह सकते हैं कि क्या है, ये त्रिविमीय एक संरचना है जिसमें 6 फलक होते हैं, सभी सतह बराबर होते हैं। ये इतनी चीजें समझ में आई। अब देखिए यदि हम इस पर क्वेश्चन पर बात कर लें तो अब देखो ऐसे ही देखो 3 फेस इसके हमारे सामने दिखाई पड़ेंगे, और 3 फेस के यदि एक ही पासा के बहुत सारे हम प्रारूप दिखाएंगे तो केवल वो 3 फेस को ही दिखाया जाएगा। जैसे मान लिया जाए ये मैंने बना रखा है, आप एक और बना लीजिए, जैसे मान लिया जाए एक और आप बना लीजिए, और मान लिया जाए किसी क्वेश्चन में ऐसे ये 3 पासा बना करके दिया गया है, तो देखिए इसमें 3 ही सरफेस दिख रहा है, चौथा आपको किसी में भी नहीं दिखाएगा। और एक चीज और समझना है कि यदि क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में 2 फिगर बने हैं, 3 फिगर बने हैं, या किसी क्वेश्चन में 4 फिगर बने हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि वो चारों फिगर, 3 फिगर या 2 फिगर जो हैं वो अलग अलग पासा नहीं है, पासा अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही पासा के अलग अलग प्रारूप हैं, क्योंकि उसको रोटेट करके अलग अलग तरीके से हमारे सामने पेश किया जा रहा है। जैसे यहां किसी 3 सरफेस को यहां दिखाया गया है, अब इसी को किसी ना किसी तरीके से थोड़ा सा रोटेट करते हुए जो यहाँ फ्रंट सरफेस था या जो दिख रहा था इसको बैक में कर दिया गया, थोड़ा सा इसको रोटेट करते हुए दूसरे तरीके से रख दिया गया, फिर उसी आकृति को थोड़ा सा रोटेट करते हुए दूसरे तरीके से कर दिया गया। तो क्वेश्चन में जब भी एक से अधिक फिगर बने रहेंगे तो ये कतई उसका ये मतलब नहीं है कि सारे फिगर अलग अलग डाइस के बने हुए हैं, नहीं, वो एक ही डाइस के अलग अलग पैटर्न दिखाए गए हैं, अलग अलग प्रारूप दिखाए गए हैं, जिससे सारे डाइस, एक ही डाइस के उन प्रारूपों को हम मिलाते हुए जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कर सकें। क्यों? क्योंकि किसी किसी क्वेश्चन में हमें सॉल्व करने के लिए, जो हमसे पूछा जा रहा है उसको सॉल्व करने के लिए हमें एक ही, जैसे पासा का एक ही फिगर दिया है उससे हमारा काम चल जाएगा। हो सकता है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक ही पासा के 2 प्रारूप की जरूरत पड़े, हो सकता है एक ही पासा के 3 प्रारूप की जरूरत पड़े, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। हो सकता है 3 दिया हो हमारा 2 ही से काम चल जाए, 4 दिया हो हमारा 2 ही से काम चल जाए, तो काम चल सकता है, ठीक है ना। लेकिन वो एक ही पासा के अलग अलग पैटर्न होंगे, अलग अलग पासा नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा। ये चीजें समझ में आ गई। अब आइए थोड़ा सा ये बात किया जाए कि पासा से संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं।
तो पासा से जो संबंधित क्वेश्चंस होते हैं, एक तो जनरल वे में क्वेश्चन आ जाते हैं, एक क्वेश्चन जो होता है पासा से वो जनरल वे में आ जाता है, ठीक है ना। अब देखो पासा से जो जनरल वे में क्वेश्चन, जैसे मैंने यहां लिखा है कि डाइस से जो प्रश्न होते हैं, एक तो बेसिक डाइस से क्वेश्चन आ जाते हैं जो लगभग छोटे एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है ना, और एक प्रकार का जो प्रश्न होता है वो लॉजिकल डाइस से प्रश्न होता है। एक प्रकार का जो क्वेश्चन होता है वो बेसिक डाइस पर डिपेंड क्वेश्चन होता है, जो बहुत सारे छोटे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और उसको लगाना बड़ा आसान होता है, बस डाइस के कॉन्सेप्ट को यदि आप समझ गए हो तो। और जो दूसरा टाइप का प्रश्न होता है वो लॉजिकल डाइस से होता है, ये थोड़ा सा पहले की अपेक्षा थोड़ा सा कठिन होता है। कठिन इसलिए होता है क्योंकि ये तर्क पर, लॉजिक जैसे लिखा हुआ है, तर्क पर आधारित होता है, तो यहां आप डाइस के पूरे या पासा के पूरे प्रॉपर्टी या फीचर को जब तक आप नहीं समझ पाएंगे तब तक लॉजिकल डाइस के क्वेश्चन आप नहीं लगा पाएंगे। तो ये दो तरीके से, दो प्रकार से डाइस से क्वेश्चन बनते हैं। अब बेसिक डाइस पर किस किस टाइप से प्रश्न बनते हैं और लॉजिकल डाइस से किस किस टाइप के प्रश्न बनते हैं, थोड़ा सा इस पर बात किया जाए, ठीक है ना। तो देखिएगा, जैसे जो बेसिक डाइस से जो प्रश्न बनते हैं, बेसिक डाइस से जो प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न होते हैं किसी एक सतह के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, इसको ज्ञात कर लेना होगा। जैसे जो बेसिक डाइस से प्रश्न जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, कोई एक सतह मान लिया जाए पासा दिया है और उस एक सतह पर कोई है, उस सतह के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, अक्षर होगा या कोई रंग का नाम दिया हो, कोई सिंबल का नाम हो, तो उसको कहते हैं विपरीत सतह पर या विपरीत सतह ज्ञात करना। जैसे मान लिया जाए इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे मान लिया जाए आपका एक डाइस यहां दिया हुआ है, सपोज हमारे पास एक डाइस है, ठीक है ना। क्वेश्चन को थोड़ा सा लगे हाथ समझते चलते हैं। जैसे मान लिया जाए यहां 1 दे दिया, 2 दे दिया और 5 दे दिया, ठीक है ना, 1 2 5 दे दिया और यहां दे दिया 6 3 और 1 दे दिया, ठीक है ना। अब हमसे कह देगा किसी भी अंक के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, जैसे 2 के विपरीत पर क्या होगा, 6 के विपरीत पर क्या होगा, 3 के विपरीत पर कौन सा अंक होगा, 1 के विपरीत पर कौन सा अंक होगा। तो बेसिक डाइस से ये पहले प्रकार का क्वेश्चन आता है और लगभग जो छोटे एग्जाम में है यही मोस्टली प्रश्न ही पूछ लिया जाता है कि किसी, मान लिया जाए ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाता है कि एक ही पासा के बहुत सारे प्रारूप दर्शाए गए हैं, अंक 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। बेसिक क्वेश्चन यही बनते हैं और सामान्यतः छोटे एग्जाम में यही बन जाते हैं। तो एक तो ये हो जाएगा। दूसरा जो टाइप का प्रश्न होगा, जैसे कोई पासा दे दिया है, ठीक है ना, कोई पासा दे दिया है, उससे कहेगा उसके पहचान पर आधारित। अब पहचान का मतलब कि क्या ये पासा का कौन सा प्रकार है, पासा का कौन सा प्रकार है, तो इस पर हम आगे बात करेंगे कि कैसे हम, यदि उस पर कोई अंक है तो ये कैसे पहचाने कि पासा किस प्रकार का है, ठीक है ना। जैसे थंबनेल में आपने पढ़ा था सामान्य पासा और मानक पासा, तो यही पहचान है, इस पर भी क्वेश्चन आ जाएंगे। सतहों पर आधारित क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे निकटवर्ती सतह क्या होता है और विपरीत सतह क्या होता है, तो इस पर भी आधारित प्रश्न आ जाते हैं। तो ये जो 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं ये बेसिक डाइस से प्रश्न बनते हैं, आसान थोड़ा सा होते हैं, ठीक है ना। अब अगला देखिए, जो लॉजिकल डाइस से जो प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना, उस पर बात करते हैं। जो लॉजिकल डाइस से प्रश्न बनते हैं जरा उस पर बात किया जाए। ये देखिए, जो लॉजिकल डाइस से प्रश्न बनते हैं वो 4 प्रकार से प्रश्न बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट, जो बड़े एग्जाम में जैसे सीसेट टाइप के एग्जाम में, जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एग्जाम है उसमें सीसेट टाइप में इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाता है। और यदि हमसे हमारा टेस्ट लेना चाहा तो और इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या आप पासा को अच्छे तरीके से आपने पढ़ा है, गहराई से पढ़ा है, तो इस टाइप से लॉजिकल डाइस से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 4 प्रकार के प्रश्न हैं। जैसे मान लिया जाए कोई पासा दिया है, उसका प्रसार कैसे करना है, बंद पासा है उसको खुले रूप में क्या उसका स्वरूप हो सकता है, पासे का अंकन, जैसे मान लिया जाए पासे पर कैसे नंबरिंग की जाती है, इस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। रिक्त सतह, जैसे मान लिया जाए कई पासा का कई प्रारूप दर्शा दिया जाए,
कई प्रारूप दर्शाया जाता है और उसमें किसी एक सरफेस पर कोई अंक गायब कर दिया जाए, कोई स्थान गायब कर दिया जाए, उस पर कोई नंबर ना लिखा हो, कोई सिंबल ना लिखा हो, तो वो कौन सा नंबर वहां फिल होगा, कौन सा सिंबल फिल होगा, इस तरीके से प्रश्न हो जाएगा। और पासे का घुमाव से रिलेटेड प्रश्न आ जाते हैं, जैसे रोटेशन कैसे, पासे का रोटेशन कैसे होता है, क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न जो है लॉजिकल डाइस से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये दो तरीके से बेसिक डाइस से प्रश्न पूछे जाते हैं और लॉजिकल डाइस से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आइए बात थोड़ा सा और करते हैं। जैसे जब भी हमारे सामने पासा से संबंधित क्वेश्चन आए, ठीक है ना, अभी बेसिक चीज आप जान गए, अब आप डायरेक्ट क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं। लेकिन मान लिया जाए जैसे हमारे एग्जाम में पासा से संबंधित क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, तो यदि पासा से संबंधित क्वेश्चन आए तो कैसे पहले हम ये प्रूफ करें कि यहां पासा का ही तरीका अप्लाई होगा, ये बहुत जरूरी है इसको जानना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में पासा से जुड़े हुए आकृतियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे देखने पर वो लगेगा कि ये जो है वो पासा से ही संबंधित क्वेश्चन है, लेकिन वो वास्तव में पासा से होते नहीं है, उस पर पासा का तरीका या पासा का ट्रिक नहीं अप्लाई होता है, उस पर रीजनिंग के किसी और टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस उस पर अप्लाई होंगे। तो हमें सबसे पहले तो यही जानना होगा कि जो क्वेश्चन हमारा है क्या उस पर पासा का ही ट्रिक अप्लाई होगा या कोई रीजनिंग का कोई और, जैसे सीरीज का, अल्फाबेटिकल सीरीज का है, नंबर सीरीज का है, ये तरीका तो उस पर अप्लाई नहीं होगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले बेसिक चीज ये जानना है कि किसी भी त्रिविमीय, देखिए मैंने यहां लिखा है कि किसी भी त्रिविमीय आकृति का स्वरूप पासे का होगा। जैसे कोई भी जैसे मान लिया जाए घन टाइप का है, कोई भी त्रिविमीय स्वरूप है जो घन टाइप का है, वो पासे का ही स्वरूप होगा, पासे का ही क्वेश्चन होगा। इसके लिए शर्त है, इसके लिए शर्त ये है, इसके लिए शर्त क्या है, तो ये तीन शर्त है, ये चीज ध्यान रखना, तो पासा का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक तो सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले ध्यान देना होगा कि ये पासा का ही है। तो अब देखिए शर्त क्या है कि वो पासा का ही होगा। पहला शर्त है कि मान लिया जाए पासा की दो आकृतियां दी गई हैं या तीन आकृतियां दी गई हैं, तो उन दोनों आकृतियों में कोई वन सरफेस कॉमन होगा। वन सरफेस कॉमन होगा मतलब एक सतह पर कोई अंक दिया, जैसे तीन तीन सतह हमने बताया था कि आपके सामने विजुअल होगा, तीन तीन सतह आपके सामने विजुअल होगा, तो उसमें देखिएगा कि एक सतह पहली आकृति का और दूसरी आकृति का किसी भी एक सरफेस पर कोई अंक या कोई रंग है, कोई सिंबल लिखा है, वो जरूर कॉमन होगा, ठीक है ना। तो पहला शर्त यह है कि एक सतह कॉमन होगा, ठीक। दूसरा है दो सतह कॉमन होगा, अर्थात टू सरफेस कॉमन होगा। जिसे मान लिया जाए दो आकृति दी गई है, तो यदि एक सतह कॉमन नहीं है तो उसमें दो सतह एक और दो सतह दूसरे का, मतलब पहली आकृति पर दो सतहों पर कोई जो कॉमन नंबर होगा, कोई कॉमन सिंबल होगा, और जो दूसरा आपका पासा दिया है उसके किसी भी दो सतह पर वही नंबर या वही आकृति कॉमन होगी। यह दूसरा शर्त है। वन सरफेस कॉमन होगा या तो टू सरफेस कॉमन होगा। और तीसरा शर्त है पासा होने के लिए कि कोई भी सरफेस कॉमन नहीं होगा, कोई भी सरफेस कॉमन नहीं होगा। अब ध्यान रखिएगा, कोई भी सरफेस कॉमन नहीं होगा। जैसे वन सरफेस कॉमन का मतलब मान लिया जाए, यहां जैसे आप समझिएगा, इसको हम आपको अच्छे ढंग से समझा दे रहे हैं। जैसे मान लिया जाए जैसे देखिए, जैसे मान लिया जाए हमने यहां पासा का कोई स्वरूप डिजाइन किया और देखिए अब मान लिया जाए यहां 2 लिखा है, 3 लिखा है और 5 लिखा है, और यहां
2 लिखा है, 6 लिखा है और 1 लिखा है। अब ये पासा से ही जुड़ा क्वेश्चन है, ये कैसे क्लियर होगा? क्योंकि आप देखिए 3 सरफेस यहां दिखाई पड़ रहा है, 3 सरफेस यहां है, तो इसमें 2 3 5 1 2 6, देखो 1 सरफेस कॉमन है नहीं है? 1 सरफेस यदि कॉमन है, यदि ये 1 सरफेस कॉमन है, इसका मतलब ये पासा का क्वेश्चन है, ये पासा से ही, पासा के ट्रिक से ही ये क्वेश्चन लगेगा, ठीक है ना। चलिए दूसरा देखिए, 2 सरफेस कैसे मान लिया जाए। ये पासा का कोई आकृति बना हुआ है, जैसे मान लिया जाए, अब यहां लिखा है, मान लिया जाए 3 5 6 6 4 और 3। अब यहां देखिए 3 5 6 और 4 3 6, तो 3 और 6 और 3 और 6 यहां कॉमन है, इसका मतलब यहां क्या है? यहां 2 सरफेस कॉमन है। यहां कौन सा कॉमन है? 2 सरफेस कॉमन है। अब जरा देखिएगा, यहां आप इसको और अच्छे ढंग से समझ लीजिए, तो 1 सरफेस या तो कॉमन होगा या तो 2 सरफेस कॉमन होगा। अब देखिए, अब आप यहां थोड़ा सा और देखिए, जैसे मान लिया जाए यहां हमने लिख दिया आकृति, यहां देखिएगा, यहां हमने कोई नंबर लिख दिया 1 2 3 4 5 6 3 6 2, ठीक है ना। अब इन आकृतियों में आप देखिएगा, इन आकृतियों में जब आप, जैसे आप एक यहां से हटा दीजिए, एक आप यहां से हटा दीजिए, एक यहां से हटा दीजिए, ठीक है ना। अब यहां देखिए, इस फिगर में आप देखिए कि कोई सरफेस कॉमन नहीं है, यहां 1 है, 2 है, 3 है, यहां 4 है, 5 है, 6 है, कोई सरफेस कॉमन नहीं है, ठीक है ना। तो ये कोई सरफेस कॉमन नहीं, इसका मतलब ये भी किसका उदाहरण है? ये पासे का ही उदाहरण है, और ये पासे के तरीके से ये क्वेश्चन लगेगा, पासे के तरीके से ये क्वेश्चन लगेगा, ठीक है ना। अब एक चीज और थोड़ा सा समझिए, तो जब कोई भी त्रिविमीय आकृति पासा ही होगी और पासे का क्वेश्चन ही होगा, उसके लिए ये जरूरी है कि या तो उसका 1 सरफेस कॉमन हो, या तो 2 सरफेस, और या तो कोई भी सरफेस कॉमन ना हो, अर्थात उसमें कोई भी सतह उभयनिष्ठ नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब और थोड़ा सा समझिएगा, तब हम आगे बात करेंगे। जब 1 सरफेस कॉमन होगा या 2 सरफेस कॉमन होगा, तो भी तब जो पासा दिखाया जाएगा उसमें या तो कोई नंबर लिखा जा सकता है, कोई डॉट का चिन्ह बनाया जा सकता है, कोई सिंबल इन सरफेसों पर लिखा जा सकता है, रंगों का नाम इन सरफेसों पर लिखा जा सकता है। जब 1 सरफेस या 2 सरफेस कॉमन होगा, ध्यान से इस बात को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। जब 1 सरफेस या 2 सरफेस कॉमन होगा, तो पासा के विभिन्न सतहों पर या तो कोई अंक लिखा जा सकता है, या तो कोई सिंबल लिखा जा सकता है, या तो किसी रंग का नाम लिखा जा सकता है, या डॉट वाले सिंबल बनाए जा सकते हैं 1 और 2 पर। लेकिन जब नो सरफेस कॉमन होगा, अर्थात कोई सतह उभयनिष्ठ नहीं होगी, तो ऐसे पासा पर ध्यान दीजिएगा, ऐसे पासा पर केवल और केवल अंक ही लिखा जाएगा, केवल अंक ही लिखा जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा, केवल अंक ही लिखा जाएगा। नो सरफेस कॉमन डाइस पर नंबर ही लिखा जाएगा, यहां रंगों के नाम नहीं लिखे जा सकते, ना यहां किसी सिंबल को हम इंडिकेट कर सकते हैं, ना किसी अक्षर को इंडिकेट कर सकते हैं। ABCD यहां नहीं हो सकता, लाल हरा नीला पीला नहीं हो सकता, कोई सिंबल नहीं हो सकता। जब नो सरफेस कॉमन होगा, तो वहां ध्यान रखिएगा, केवल और केवल क्या लिखा जाएगा? नंबर ही लिखा जाएगा। और यदि नो सरफेस कॉमन की स्थिति में पासे के सतहों पर कोई अल्फाबेट लिख दिया गया, ABCD लिख दिया गया है, कोई सिंबल लिख दिया गया है, कोई रंगों के नाम लिख दिया गया है, तो वो जान जाइए कि वो
डाइस का क्वेश्चन नहीं है। चीजें समझ में आई? तो ये हो गया, ठीक है ना। चलिए अब हम क्वेश्चन लेते हैं। अब बात करते हैं एक एक सरफेस, वन सरफेस कॉमन पर आया क्वेश्चन तो कैसे लगाएं, टू सरफेस, और जब नो सरफेस कॉमन हो तो उस पर कैसे बात किया जाए। चलिए जैसे देखा जाए, ध्यान से समझिए। हम बात करते हैं सबसे पहले वन सरफेस कॉमन पर, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैंने यहां लिखा हुआ है, वन सरफेस कॉमन की बात कर लें तो देखिएगा, मान लिया जाए, अच्छा 6 फलक हैं तो 6 फलक पर 6 सतह हैं, तो 6 सतह पर ए से लेकर के एफ तक मान लिया जाए कोई अल्फाबेट लिखे गए हैं। और वो लिखे गए कैसे गए हैं, देखिए ए बी एफ डी ई बी, ये बी है, ध्यान रखिएगा, ए बी एफ डी ई बी, ठीक है ना। अब आप यहां देखिए, इस 3 सरफेस में और इस 3 सरफेस में ए एफ यहां है, डी ई यहां है, ये कॉमन नहीं है, केवल बी और बी कॉमन है, बी और बी कॉमन है, ठीक है ना, बी और बी कॉमन है। अब देखो यहां 3 दिखाई पड़ रहा है, यहां 3 दिखाई पड़ रहे हैं, तो 1 और 2 और 1 और 2 ये 4 जो सरफेस हैं ये अलग अलग हैं। ये जो 4 सरफेस हैं, ये जो 4 सरफेस हैं, ये 4 सरफेस में आपको एग्जैक्ट क्लियर हो गया कि एक सरफेस पर ए है, एक पर एफ है, एक पर डी है, एक पर ई है। अब 2 आपके सरफेस हैं अलग अलग, जिनमें दोनों में एक सरफेस कॉमन है, अर्थात वन सरफेस कॉमन है। तो एक सरफेस यहां आपको दिखाई पड़ रहा है, शो हो रहा है, और एक हिडन है, एक छुपा हुआ है, एक छुपा हुआ है, क्योंकि यही चीज यहां है, तो एक तो छुपा हुआ है ना, एक छुपा हुआ है। अब मान लिया जाए हमसे क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि बी के, ध्यान रखिएगा, बी के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा, ये हमसे क्वेश्चन कहा गया है। बी के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा। तो ध्यान रखिएगा, जब वन सरफेस कॉमन होता है, ठीक है ना, जब वन सरफेस कॉमन होता है तो हमेशा वन सरफेस कॉमन पर हमेशा कॉमन सरफेस का अपोजिट क्या होता है, जो हिडन सरफेस होता है, अर्थात जो छिपी हुई सतह होती है वो कॉमन सरफेस का विपरीत होता है, और हिडन का विपरीत कॉमन होता है, कॉमन का विपरीत हिडन होता है। अब देखिए, अब यदि आप देखिए कि 4 तो इसमें ऑलरेडी विजुअल है, तो कॉमन सरफेस यहां क्या है, बी है, और हिडन क्या होगा, तो ए यहां देखिए, ए यहां दिख रहा है, एफ यहां दिख रहा है, डी यहां दिख रहा है, ई यहां दिख रहा है, तो हिडन सरफेस यहां बचा क्या, बी कॉमन है, बी कॉमन है, तो हिडन बचा क्या, यही तो सी आपका हिडन बचा ना, यही जो आपका सी है वही तो हिडन बचा, ठीक है ना। अब देखिए, तो सी इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, विपरीत सतह पर हो जाएगा। समझ में आ गया। मैं कहने का मतलब आप तुरंत उत्तर दे सकते हैं, यदि वन सरफेस कॉमन है, किसी भी डाइस में वन सरफेस कॉमन है, तो कॉमन सरफेस का जो अपोजिट होता है वो हिडन सरफेस होता है। कॉमन का जो उभयनिष्ठ सतह पर जो स्थित अंक होगा, अक्षर होगा, या कोई रंग दिया होगा, या कोई सिंबल दिया होगा, उसका अपोजिट क्या होगा, जो छुपा हुआ होगा, जो छुपी हुई सतह पर अंक होगा, नंबर होगा, सिंबल होगा, वो वही उसका क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। अर्थात कॉमन सरफेस का विपरीत हिडन, और हिडन का क्या होगा, कॉमन सरफेस वाला अंक अक्षर हो जाएगा।
अब ये तो समझ में आ गया। मान लिया जाए, ध्यान दीजिएगा, मान लिया जाए हमसे सबके विपरीत पूछ लिया जाए, जैसे बी का विपरीत सी हो गया, सी का विपरीत बी हो गया, ठीक है ना। लेकिन यदि हमसे पूछ लिया जाए कि ए का विपरीत क्या होगा, ध्यान से समझिए, हमसे यदि ये पूछ लिया जाए कि ए का विपरीत क्या होगा, ए का क्या होगा और एफ का क्या होगा, ठीक है ना। बी का तो हमने निकाल दिया कि सी होगा, अब ए का भी पूछ लिया जाए, अर्थात जितने हैं छयु का विपरीत पूछ लिया जाए। तो इसके लिए बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान तरीका है, 1 मिनट में आप, 1 मिनट से भी कम नहीं लगेगा, आप निकाल सकते हैं, बस समझ जाएं तो। अब देखिएगा, तो करिएगा क्या, जब वन सरफेस कॉमन मिले तो कॉमन का हिडन हो गया, ये तो क्लियर हो गया। बाकी का यदि आपको अपोजिट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो करिए कि क्या कि कॉमन सरफेस से आप इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जैसी आपकी इच्छा करे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इसको आप रोटेट करा दीजिए, ठीक है ना। क्या करिए कि यदि आपको सभी का विपरीत आपको निकालना है तो करेंगे क्या, यहां बी का तो मिल गया, और का यदि आपको विपरीत निकालना है वन सरफेस के कंडीशन में, तो करेंगे क्या, आप कॉमन सरफेस से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों को रोटेट करा दीजिए। जैसे देखिए, कॉमन सरफेस यहां बी है, मैंने इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराया तो ये ऐसे रोटेट होगा, ऐसे रोटेट होगा, ध्यान रखिएगा। तो पहले क्या आएगा, पहले इसमें आएगा, ध्यान से समझिएगा, जब इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे तो ऐसे रोटेट होगा, तो बी, उसके बाद में एफ, उसके बाद में ए, ऐसे ध्यान रखिएगा ये, ठीक है ना। पहले बी, फिर एफ, फिर ए। इसको दूसरे वाले को भी ऐसे, चूंकि क्लॉकवाइज ध्यान रोटेट कराना है तो क्लॉकवाइज ही रोटेट कराना होगा। चलिए, तो इसको ऐसे रोटेट कराएंगे तो क्या होगा भाई, बी, उसके बाद में किसका नंबर, ई, उसके बाद में किसका नंबर, डी का नंबर। आप लिख लीजिए। अब देखिए, ऐसे कंडीशन में जो एक दूसरे के सामने लिखे होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ए का विपरीत यहां डी हो जाएगा, डी का विपरीत ए हो जाएगा, एफ का ई हो जाएगा, ई का एफ हो जाएगा, और बी का ऑलरेडी आपने निकाला है, सी हो जाएगा, क्योंकि कॉमन का हिडन होता है। तो इस तरीके से यदि सभी का यदि आप निकालना चाहते हैं वन सरफेस कॉमन में, ये जितने भी फलक पर, जितने सतह पर नंबर दिए हैं, कोई अल्फाबेट दिया है, सबका यदि आप विपरीत निकालना चाहते हैं तो इस वन सरफेस कॉमन से सबका विपरीत आप निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन और लिया जाए, देखिए समझ में आता है। जैसे मान लिया जाए, जैसे एक यहां एक डाइस का एक फिगर बनाया जाए, और जैसे मान लिया जाए एक नंबर यहां हम लिख दे रहे हैं, जैसे यहां 3 लिखा है, 5 लिखा है, 6 लिखा है, उसके बाद में 1 लिखा है, 2 लिखा है और 3 लिखा है, सॉरी 4 लिख दीजिए, यहां 4 कर दीजिए, ये ठीक है ना। अब आप देखिएगा 3, 5, 6, 1, 2, 4, इनमें आप देखिएगा तो वन सरफेस कॉमन है, वन सरफेस कॉमन है। तो अब आपको यदि आपसे पूछा जाए, नहीं एक सेकंड, इसमें इसको सुधार लीजिएगा, यहां आप 3 कर दीजिए, ये ठीक है ना। अब ये आपका वन सरफेस कॉमन है। जैसे वन सरफेस कॉमन हो गया तो अब 3 का अपोजिट आप तुरंत बता सकते हैं, 3 का क्या होगा, जो हिडन है। अब देखिए, चूंकि डाइस में कितने नंबर लिखे जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब देखिए
इसमें कौन कौन सा दिख रहा है? 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है। कौन सा हिडन है? 1। तो 3 का 1 हो गया, ठीक है ना। अब हमसे क्या कह रहा है? हमें यदि ये निकालना हो कि चलिए बाकी सबका यदि हम निकालें तो कैसे निकाला जाएगा, सबका यदि विपरीत निकालना हो तो आप क्या करिए, कॉमन से क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज रोटेट करा दीजिए। तो कॉमन यहां क्या है? कॉमन यहां देखिए 3 है, 3 से हमने इसको क्या कर दिया? रोटेट कर दिया, 3 से इसको रोटेट कर दिया, और यहां भी 3 से रोटेट कर दिया, ठीक। तो सबसे पहले देखिए क्या आया, सबसे पहले क्या आया, देखिए यहां 3, 6 और 5, यहां क्या आया? 3, 4 और 2। इसे रोटेट करने मतलब 1 2 3 1 2 3। ये भी ध्यान रखना है कि यदि क्लॉक वाइज रोटेट कर रहे हैं तो दोनों को क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज रोटेट कर रहे हैं तो दोनों को एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है ना। चलिए अब देखिए 5 का अपोजिट 2, 2 का 5, 6 का 4, 4 का 6, और कॉमन सरफेस का क्या होता है? हिडन होता है। तो 3 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 3 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यदि वन सरफेस कॉमन है तो उससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तुरंत आप चुटकियों में लगा सकते हैं। यदि सबका पूछ लिया जाए, जैसे जो कॉमन सरफेस है उसका पूछ लिया जाए तो तुरंत आप हिडन वाला बता दीजिए। बाकी यदि आपका क्वेश्चन इन दोनों में से किसी और से है जो कॉमन नहीं है तो उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आप रोटेट करा दीजिए, रोटेट कराने के बाद फिर आप बता दीजिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से यदि वन सरफेस कॉमन है तो वन सरफेस वाले क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं, बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। तो इस तरीके से अब आगे जो क्वेश्चन होगा, यदि मान लिया जाए वन सरफेस कॉमन नहीं है, 2 सरफेस कॉमन है, ठीक है ना। 2 सरफेस कॉमन है और नो सरफेस कॉमन है, तो उस पर कैसे क्वेश्चन लगाया जाएगा उसको हम, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो, उसको हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, क्योंकि बहुत आराम से धीरे धीरे एकदम डाइस से क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल अब ये जो आपने पढ़ा है मोस्टली एग्जाम में ऐसे ही आ जाते हैं, कोई दे दिया जाएगा इसका अपोजिट बताइए, तो शायद आपका 60 से 70% काम इसी एक तरीके को पढ़ने से चल जाए। लेकिन चूंकि हमें हर प्रकार के एग्जाम को फेस करना है और हर टाइप के डाइस से जो क्वेश्चन बनते हैं उसको फेस करना है, इसलिए कोई भी तरीका ना छूटे। तो आगे का क्या 2 सरफेस और नो सरफेस कॉमन वाले क्वेश्चन कैसे होंगे, लॉजिकल डाइस से प्रश्न कैसे बनेंगे, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और उम्मीद करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अगले लेक्चर में फिर हम डाइस के 2 सरफेस कॉमन वाले क्वेश्चन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।